Hello everyone. Namaste India and wonderful welcome to Civil Aspirant. आई होप आप सभी लोग काफी शानदार होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को विदित है, यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ में यूपीएससी 2021 में 591 रैंक को सिक्योर करने वाले पवन सर हैं, जो कि हिंदी माध्यम से हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं हिंदी माध्यम के जितने भी टॉपर हैं उन सभी की इंटरव्यू शूट करूंगा और उसी श्रेणी में सर के साथ में ये हमारा पहला वीडियो है। वैसे मैंने सर के साथ में एक दो वीडियो पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको सर की प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दिया था। सर ने हिंदी माध्यम से लगातार 9 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कई बार सर ने मेंस लिखे हैं, सर ने कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू भी दिए हैं और सर इस बार फाइनली यूपीएससी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सो सर, सबसे पहले आपको इस बेहतरीन अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मुकेश। सर, जो यूपीएससी की जर्नी है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी है और जब इस अचीवमेंट को हम हासिल कर लेते हैं तो ये सब हर व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का क्षण होता है। और जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ उसमें सबसे पहला सवाल जो कि मेरा हमेशा कॉमन रहता है कि जिस समय आपका रिजल्ट आया था उस समय आपका क्या उस समय खुशी हुई थी, आपका क्या रिएक्शन था? अभी क्या है कि मेरे आरएसएम सिलेक्शन हो गया था, तो उसका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यहीं पे ओटीएस में। तो ऑडिटोरियम बैठे थे, वो क्लास के लिए तैयार हो रहे थे और इतने में एक लड़का जो उसको भी पता था कि हाँ इंटरव्यू रिजल्ट आने वाला है, तो वो आया और आते ही मेरे को कहा कि यूपीएससी रिजल्ट आ गया, पीडीएफ आ गई। तो अचानक मेरे को एकदम से हार्डवेयर से बड़ी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर तुरंत वो पीडीएफ आ गई थी, वो डाउनलोड हो गया था 1 सेकंड में। फिर उसने कहा मैं देखता हूँ रिजल्ट, मैंने कहा नहीं देख लेता हूँ। फिर मैंने मेरे रोल नंबर डाले और देखा कि हाँ लिस्ट नाम आ गया। तो मतलब भाई बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था, जिसको हम एक इतने सालों से लंबे टाइम से हम जिसके लिए टारगेट ही लेके मेहनत कर रहे हैं लगातार, और उसके बाद जब अचीव होता है तो उसकी खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर, जब ये स्ट्रगल की जर्नी होती है जो केवल सिर्फ एस्पिरेंट की नहीं होती है, उसके फैमिली की भी साथ साथ में रहती है, तो आपके पिताजी का क्या संघर्ष रहा? क्योंकि मैंने जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा, आपके पिताजी का इस सफर के दौरान काफी बड़ा संघर्ष रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, भारतीय संस्कृति में एक पिता एक पेड़ की तरह होते हैं, जो अपनी संतान को एक धूप छाया उन चीजों से बचाता है, एक छाया प्रदान करता है। तो मेरे पिताजी का भी यही रहा कि पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो देख लो आपकी ट्रक ड्राइवर एक समाज का हाशिए पर जो एक पैसा है, समाज में उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन मेरे पिताजी ने सबसे अलग हटते हुए सर, जो ट्रक ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नशाखोरी की, तो उन्होंने नशाखोरी को बिल्कुल टच भी नहीं किया। और मेरे अंदर या हम बहन भाइयों के अंदर है ना, अपने सपनों को देखा उन्होंने और हमें लगातार मोटिवेट किया। बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मान लो उनकी स्टोरीज हमें सुनाते थे, लड़के लड़की शास्त्री जी की, ताकि हमें एक बड़ा सपना देखने की वो एक इच्छा जागृत हुई कि हाँ, मेरे को लगा कि हाँ हम भी एक जो आम आदमी है, जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक गरीब आदमी, वो भी एक बड़ा आदमी बन सकता है। डॉक्टर कलाम की भी वो कहानी के बाद सुनाते थे। तो इन चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी बचपन से डिसाइड कर लिया। और पिताजी लगातार अपना संघर्ष करते रहे। हमें कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं। जी सर, जैसा कि आप हिंदी माध्यम से हैं और यूजुअली ये देखा जाता है कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? और एक जो मैं स्पेसिफिक रूप से आपसे पूछना चाहूँगा, आपके 10th और 12th में परसेंटेज कितने थे? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो आईआईटी आईआईएम वाले होते हैं वो यूपीएससी के लिए बने होते हैं, तो इसके कारण मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा आपके परसेंटेज कितने थे? देखो, एक्चुअली के यूपीएससी एग्जाम है ना, जैसे केट है या जो आईआईटी है, वैसा एग्जाम नहीं है। आपका आईक्यू टेस्ट नहीं है केवल, यहाँ पर आपके धैर्य का टेस्ट है, परसिवरेंस, पेशेंस, उस चीज का टेस्ट है। वो क्या होते हैं, 1 स्टेप एग्जाम होते हैं, 2 महीने 6 महीने का, आप अच्छे से क्वालिफाई पढ़ लो और क्वालिफाई हो जाओगे। यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है प्री, ये बाकी मेन सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू और भी सब्जेक्टिव होता है। तो हम श्योर तो होते ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जो नए लड़के होते हैं या जो आईआईटीएंस या ऐसे लोग होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कहीं भी एक पेशेंस की कमी होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो एक आधी बार प्रीलिम्स रुक गया या मेंस हुआ तो वो टूट जाते हैं। तो जो सामान्य पृष्ठभूमि के जो संघर्षशील बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि हालांकि हिंदी मीडियम में अभी थोड़ा सिलेक्शन कम रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जो जुझारूपन होता है वो इनबिल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो जैसे मेरे जैसे जो भावग्रस्त परिस्थितियों में लोग हैं, वो भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें बस आपको निरंतर मेहनत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
आपका आईक्यू है उसका टेस्ट नहीं है ये। जी सर। सर मैं आपसे सवाल को दोहराना चाहूँगा। मैं आपसे आपके परसेंटेज जानना चाहूँगा 10th और 12th की। मेरे जो 10th में परसेंटेज थे मेरे कितने 72 के आसपास थे और 76 7 12 में थे जी, जो एक औसत परसेंटेज है। औसत एवरेज परसेंटेज है, क्योंकि यूजुअली मेरे चैनल के ऊपर कमेंट आते हैं कि सर मेरे 12th में 70% आए हैं तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि एक नॉर्मली डाउट बना रहता है कि हम 90% वाले क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये गारंटी नहीं होती कि 95% 99% वाले भी बैठे रह जाते हैं और 50% वाले भी आईएएस बन जाते हैं। तो ये तो परसेंटेज का ग्रेजुएशन या 10th 12th में आप चाहे सप्लीमेंट्री खा के पास हुए हो, कैसे भी पास हुए हो, वहाँ बस 10th पास 12th पास और ग्रेजुएशन ये क्राइटेरिया। इसके अलावा और वहाँ कोई उनके पास तो आपके जो ग्रेजुएशन के डाटा है वो रिकॉर्ड ही नहीं होते इंटरव्यू में। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं। आपका डीएफ है वो भरा रहता है उनके पास, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो ज्यादा नहीं होते थे उनके पास। जी सर। सर जो भी यूपीएससी में हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट है उनको मेन रूप से जो हर्डल आ रही है वो उनके प्रीलिम्स को लेकर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी में मेंस में कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब जो डाटा हमारे सामने आता है उससे पता चलता है कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आपने लगातार इतने सालों तक प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए कौन सी एक मेन की थी जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका साथ दे रही थी, उसके बारे में बताइए। प्रीलिम्स में 2-3 दिक्कत आती है। एक तो क्या होता है, जो ओरिजिनल पेपर है मेंस में बनता है, फिर उसका मशीन से ट्रांसलेशन होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन की जो आत्मा है वो ही मर जाती है। उसका क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रहा है और उसका अनुवाद और ही कुछ है। तो इस वजह से जो विशुद्ध हिंदी के हैं तो उन बच्चों को दिक्कत आती है कि वो उसको कर नहीं पाते। दूसरा जो है मेरे हिसाब से कि जो मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो सीसेट वाला पेपर है वो बैरियर बनता है। उसको क्वालिफाई करने में, उसको पास करने में उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। सीसेट पिछली बार एक दो बार ऐसे कह रहे हैं टफ आता है पेपर। और इसके अलावा फिर क्या है कि जो हिंदी मीडियम में जो गाइडेंस अवेलेबल है जो कोचिंग वगैरह में, तो वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा उनको 2-3 साल तो उनको कोचिंग करवाते हैं, इतना मटेरियल दे देते हैं कि बच्चे उसको पढ़ के और एग्जाम फाइट करने की स्थिति में नहीं रहते। जी सर। सर जैसा कि आपने मटेरियल के बारे में बात बोली, जो पहले एक मान सकते हैं कि मिथ है या फिर रियलिटी है, ये आप ही बताएंगे कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के लिए मटेरियल की कमी है। अगर हम तुलना करें इंग्लिश माध्यम के एस्पिरेंट से तो ऐसा बोला जाता है कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं एक अच्छे मटेरियल की तलाश में गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या सर आपके साथ में भी ऐसा था या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? देखो ये तो एक सच्ची बात है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है जो भी उनको जो मटेरियल की कमी आती है। ओरिजिनल जो मटेरियल होता है वो इंग्लिश में होता है, बाकी ट्रांसलेटेड वर्क होता है, तो ट्रांसलेशन को पढ़ना कहीं में टफ होता है। और मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ा इंग्लिश में भी कंफर्टेबल था, तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैं पेपर को इंग्लिश में भी पढ़ता और हिंदी में भी पढ़ता। मैक्सिमम मैं इंग्लिश में पढ़ता और वहाँ जहाँ समझ नहीं आ रहा था वहाँ हिंदी में मैं अटेम्प्ट करता। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप इंग्लिश की न्यूज़ पेपर पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सीख नहीं सकते यार, यही है बच्चे हैं जो वो भी सीख लेते हैं, जन्म से कोई पैदा होकर सीखता नहीं है। आप न्यूज़पेपर रखो पास में, रोज से 2-4 मीनिंग पढ़ो, तो अगर 2-3 ही मीनिंग पढ़ोगे तो एक वोकैबुलरी बन जाएगी आपकी 5-6 महीने में, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। बाकी सर जैसा कि आपने जो आपका ऑप्शनल था वो संस्कृत लिटरेचर था, और जितना मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में बताया, आपने जब पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें आपने बताया था कि आपने बीएससी कर रखी है, बीडीएस। तो सर आपने जब अपना ऑप्शनल संस्कृत जैसा ऑप्शनल रखा तो आपको इस ऑप्शनल को लेने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा या फिर आपने इजीली इसको ज्ञान कर दिया, इसको नॉलेज को? देखो यार यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सिलेक्शन के लिए ऑप्शनल, और हमारे सामने हमें मार्क्स लाने हैं बस, वो चाहे किसी भी ऑप्शनल से मिले। अब संस्कृत के बारे में ऐसे था कि भाई ये ना मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। स्टैटिक ऑप्शनल है, इसमें मतलब कुछ चेंज नहीं होता रेगुलर, जैसे बाकी जैसे पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमिक्स है तो वहाँ पर चेंज होते रहते हैं हर साल सब्जेक्ट में। तो यहाँ स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, इसके आंसर राइटिंग कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। जी सर। सर एक कॉमन सवाल जो कि एस्पिरेंट के द्वारा बार बार पूछा जाता है एनसीईआरटी को लेकर, कुछ लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी बच्चों की है तो उसको उसकी जो समरी आती है मार्केट में उसको पढ़ लेना चाहिए, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि टाइम कम है तो उसको लीव कर दे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
जनरली मैं मेरे हिसाब से तो आप में थोड़ी सी समझ है तो आप जल्दी एक आध महीने में आप एनसीईआरटी खत्म कर लो, पढ़ लो एक बार, जो समरी मिल जाए मार्केट में तो वो सबसे बढ़िया है। मेरे प्री के लिए जैसा है कि प्रीलिम्स में आप छोड़ो कुछ भी मत, जो भी चीज है ना, जो भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस के सारे सब्जेक्ट की जितने भी आपके पास जो जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी एटलीस्ट वो तो पढ़नी चाहिए, छोड़ो मत आप। जी सर। सर एक सवाल मैं आपके इंटरव्यू को लेकर पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कल सर के मार्कशीट से भी आपको वीडियो बना के दिया था, और जैसा कि मुझे पता आपके 173 मार्क्स है, हाँ। क्योंकि इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स है। हाँ, इस बार इंटरव्यू में So, और लेकिन जो आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स है तो उसमें क्या मतलब जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में इंटरव्यू में कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे इंग्लिश में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते? क्योंकि ये भी जो मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में इंटरव्यू में धोखा होता है, तो इसके ऊपर क्या बात है? आप थोड़ी सी इसके ऊपर क्लियरिफाई कीजिए। इस चीज से तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि जो आपको फ्रीडम दी जाती है, आप जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस मीडियम में इंटरव्यू देना चाहते हो आप हिंदी में देना, क्वेश्चन आंसर देना चाहते हो हिंदी में दो, और साथ ही अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी समझने में दिक्कत आती है तो वहां पर एक ट्रांसलेटर बैठे रहते हैं, तो आप तुरंत ट्रांसलेटर की हेल्प लो, क्वेश्चन समझो और फिर आप उसके बाद उसका आंसर करो। तो इंटरव्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम का। हाँ, प्री और मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है। जी सर, एक मैं आपसे कॉमन सवाल के तौर पे एक ये भी पूछना चाहूँगा कि यूजली एस्पिरेंट को लगता है कि यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है, और आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या कोचिंग करना जरूरी है या फिर बिना कोचिंग के यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है? मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो कोचिंग ना करें तो ज्यादा बेटर है, उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप क्या करो कि जैसे मैंने एक आधी बार पिछली बार आपके साथ भी मैंने लिस्ट शेयर की थी कि आप ये इन सोर्सेज को ले लो और फिर उन सोर्सेज को खुद पढ़ लो। जो बेसिक हिस्ट्री है आप खुद पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी के जैसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं राजस्थान मैडम ने मृणाल सर के चैनल पे, इकोनॉमिक्स से मृणाल सर कंप्लीट इकोनॉमिक्स करवाते हैं, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इनकी बेसिक बुक्स ले लो, पढ़ लो, और जो भी टेक्निकल टर्म्स है या जो भी चीज समझ नहीं आ रही थी उनकी यूट्यूब वीडियो देख लो, न्यूज पे उस पे वेब पे गूगल पे सर्च कर लो। और कोचिंग करना है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग कर लो, जीएस की मेरे हिसाब से कोचिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी फिर तो जी सर, बाकी सर की बात बिल्कुल सही है। बाकी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट हिंदी माध्यम से हैं आपको बता दूं, सर की जो बुक लिस्ट है, आपको बुक लिस्ट को लेकर काफी ज्यादा डाउट हो रहा होगा कि कौन सी बुकें पढ़े, कौन सी बुकों को लीक करें, और वीडियो के अंदर सारी बुकों को कवर करना भी शायद मुश्किल होगा। मैं सर की सारी बुक की जो पीडीएफ है वो बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जितने भी हिंदी माध्यम के टॉपर हैं उन सभी की पीडीएफ को, उनके नोट्स की पीडीएफ को, उनकी मार्कशीट को, पर ट्राई करेंगे उनके आंसर राइटिंग की कॉपी को भी शेयर करेंगे। सो दोस्तों उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बाकी सर हम वीडियो को भी खत्म करेंगे, उससे पहले कुछ ऐसी टिप्स आप बताना चाहोगे जो कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के लिए हो, क्योंकि यूजुअली अभी रिजल्ट गिरता जा रहा है, लेकिन अभी जब मैं पिछले साल से देख रहा हूँ तो थोड़ी सी ऊर्जा की किरण भी देखने को मिल रही है। इस बार अच्छे नंबर आए हिंदी मीडियम। तो सर ऐसा इस बार आपने क्या फील किया कि कुछ जो डिफरेंट आपको देखने को मिले एग्जाम के अंदर या फिर हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? उन्होंने, मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट्स ने अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा लिया है, जो कहीं ना कहीं इंग्लिश वालों के कंपैरिजन में उनके इक्वल है। हालांकि समस्याएं थोड़ी बुक मटेरियल वगैरह को लेके आती है, लेकिन हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। हमारे हाथ में क्या चीज़ है? हमारे हाथ में केवल और केवल मेहनत है, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करो, सकारात्मक रहो जिंदगी में, और मेरा भी देख लो लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। जी सर। सर एक मुझे आपकी इन बातों से एक सवाल मुझे याद आया जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा प्लान बी को लेकर, क्योंकि प्लान बी वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में आ नहीं रहा था, लेकिन लास्ट साल मैंने एक वेब सीरीज देखी थी यूट्यूब के ऊपर जो कि एस्पिरेंट नाम से थी, तो उसके अंदर प्लान बी के ऊपर एक विशेष एपिसोड आया था, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट के लिए प्लान बी काफी ज्यादा समस्या कर लेता है, तो किसी के लिए प्लान बी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आपने इस जर्नी को इतना लंबा किया है, तो आपके लिए प्लान बी कितनी भूमिका रखता था, जो कि आपने आरएस के एग्जाम भी दिए? आपका प्लान बी के ऊपर आपकी क्या राय है और आपकी क्या मनोदशा है? मेरे हिसाब से तो एस्पिरेंट को शुरू के 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट तक एक्सक्लूसिवली फोकस करना चाहिए, उस समय प्लान बी पर ना फोकस करें। लेकिन सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपकी क्या होती है, यूपीएससी परफॉर्मेंस होती है, बेल शेप कर्व होती है। एक बार आपकी प्रदर्शन है वो ऊपर चढ़ेगा, पीक पे पहुंचेगा, फिर गिरेगा। तो जब वो परफॉर्मेंस गिरने लगेगी ना, तब आपको प्लान बी है वो सिक्योर करेगा, तब आपको जॉब सिक्योरिटी की चिंता नहीं रहेगी, तब आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। मेंटली यूपीएससी बहुत चैलेंजिंग है,
और इसलिए मैं ये कहता हूँ परसिवरेंस और पेशेंस का गेम है। जिसमें जितना परसिवरेंस है, जिसमें जितना पेशेंस है, वही यूपीएससी को ले जा सकता है। तो प्लान बी शुरुआत में नहीं तो कम से कम 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको प्लान बी सिक्योर कर लेना चाहिए, वो सबसे बेटर है। जी सर। और जो भी प्रोफेशनल है या जो जॉब कर रहे होते हैं, ज्यादातर देखना आप सिलेक्शन रेशियो भी इनका ज्यादा रहेगा। जी सर। सर एक सवाल जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने कल आपकी वीडियो बना के डाली थी, कल जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले मैंने आपका रिजल्ट देखा था, क्योंकि आपने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, मैंने सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा। तो उसके बाद में हमने वीडियो बनाकर डाला कि इस बार हिंदी माध्यम से काफी लोग हमारे जानकार में भी निकले हैं। तो उसके नीचे एक कमेंट आई जो कि थोड़ी सी हंसी के तौर पे भी कह सकते हैं कि भगवान इनके पड़ोसियों को और इनके दुश्मनों को शांति दे, ये सहने की क्षमता दे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, लंबी जर्नी को जीते हैं, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमको डिमोटिवेट करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो एस्पिरेंट इन बातों से डिमोटिवेट होते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो क्या है कि एक मतलब हमारे समाज में एक केकड़ा मनोवृत्ति होती है कि कोई आगे बढ़ रहा होता है ना, तो केकड़े क्या करते हैं कि उसको वापस पीछे खींच लेते हैं। तो समुद्र में जो केकड़े पकड़ते हैं ये, तो वो क्या करते हैं कि केन रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन कभी नहीं लगाते। वो एक केकड़े ऊपर पकड़ा उसके अंदर डाल दिया, दूसरे को पकड़ा उसके अंदर डाल दिया। तो अब अगर वो चाहें उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही केकड़ा एक ऊपर जाता है वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो समाज की या देश की प्रगति पीछे होने का कारण यही केकड़ा मनोवृत्ति है, और समाज को इससे ऊपर उठना चाहिए। और पढ़े लिखे स्टूडेंट है तो उनको जानना चाहिए कि इनके बारे में परवाही ना करें। मैंने तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि यार लोग ऐसे कलेक्टर साहब और ऐसे कह के चिढ़ाने भी लग गए थे, लेकिन मैं कहता कि यार ये केकड़ा मनोवृत्ति के लोग है, ये क्या समझेंगे। आप उनको अवॉइड करो बस। या आप दो तरह से कर सकते हो, या तो उनको रिएक्ट करो कि आप उनको तुरंत कहो कि भाई तेरी क्या हैसियत है, मैं यूपीएससी में मेंस तक पहुंचा हूं, इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तुमने कभी पेपर भी दिया है, तुम क्या मजाक कर रहे हो। या फिर आप उनको अवॉइड करो कि यार ये तो केकड़ा मनोवृत्ति के लोग है, बेवकूफ लोग है, ये कभी इन चीजों को समझ नहीं सकते। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग डॉक्टर साहब और कलेक्टर साहब, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। जिंदगी में अपने आप में मतलब उम्मीद रखो, उम्मीद को कभी खत्म मत होने दो। जिंदगी में चमत्कार कभी भी हो सकता है, कभी भी। चाहे एक सीट हो ना जहाँ, वहां पर भी आप फाइट करो। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट सोचते हैं कि यार क्या पता यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। जब तक एक सिलेक्शन हो रहा है, जब तक यूपीएससी आधिकारिक रूप से नहीं कह देती कि अब तुम नहीं हो, तब तक तुम मेहनत करो, फाइट करो। और लगता क्या तुम्हारे पास खोने को क्या है? भाई पाने को तो पूरी दुनिया है, तुम खोगे क्या? मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने क्या खोया? कुछ नहीं खोया मैंने। भाई मेहनत एक बार करनी पड़ती है, मैंने एक बार अच्छे से मेहनत कर ली, उसके बाद उन चीजों को रिवाइज करके एग्जाम देना होता है बस। साथ साथ अपना कोई काम करते रहो। मैं तो इस बार घर पे रहा था, तो घर पे आराम से मैं लाइब्रेरी पढ़ने चला जाता और घर पे आके मस्ती करता, एग्जाम दे दिया, फ्री वहीं से दिया घर से। मेंस भी घर पे तैयारी की थी, इंटरव्यू के लिए जरूर 15 दिन तैयारी गया था। आप अपने आराम से मस्त जिंदगी जियो, और यूपीएससी आपको आपके व्यक्तित्व का इतना ज्यादा विकास कर देगी कि आपके जीवन में और एक आम इंसान के जीवन में 1000 गुना फर्क हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है, आप कुएं के मेंढक से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, तो खोने को कुछ नहीं है, आप पाने को बहुत कुछ है। तो अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल और केवल कर्म है। कर्म करो निष्ठा से। जी सर, ऐसा कहने को कहा जाता है कि हर व्यक्ति जब हर नए सुबह को उठता है तो ये उसके लिए एक सफलता है। लेकिन जीवन की कुछ सफलता ऐसी होती है जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देती हैं, और शायद सर के जीवन में ये सफलता आ चुकी है। हम सर को फिर से एक बार बधाई देंगे। सिविल एस्पिरेंट की पूरी टीम सर को बधाई देगी, क्योंकि सर हिंदी माध्यम से हैं। सर ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से किसी और को भी मोटिवेट किया है। सर की इस मोटिवेशनल जर्नी को हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सर हमारी तरफ से आपकी फैमिली को, आपको और आपके चाहने वाले हर व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता है। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आपकी और मेरे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी और टॉपर के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद।